सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो आप सभी के लिए मैं लेकर के आया हूं वर्तमान भारतीय समाज के बहुत ही ज़बरदस्त आप सभी के लिए क्वेश्चन। और यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस होंगे, ये जो आपका सेट होगा बहुत ही ज़बरदस्त सेट होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आप सभी को 2015, 2016, 2017, 2019 में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं अति लघुत्तरी सारे के सारे इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे ना, है ना दोस्तों। तो आपको कहीं पर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मुझे प्रीवियस पेपर सॉल्व करा दीजिए, तो प्रीवियस पेपर सॉल्व करने से अच्छा है कि आप बेटर तरीके से आप जैसे कि आपको इसी वीडियो में आपको अति लघुत्तरी कंप्लीट कराया जा रहा है। मतलब कि 2015 के क्वेश्चंस होंगे इसमें, और 2016 के होंगे, 2017 के होंगे, 2019 के होंगे, ठीक है ना। तो तीनों चारों ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे 15, 16, 17, 19 4 साल के, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को अभी से कर दीजिएगा सभी साथियों के पास शेयर, और साथ में जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी साथी पहली बार आए हो चैनल पे विजिट किए होते हो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व, मठ में जो है साथियों प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार होता था। तो दोस्तों वो होता था कौन सा, 2015 में पूछा गया। यहाँ से आपके शुरू होते 2015, देन आपके 2016, देन 17, देन 19, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा संस्कार होता था सभी को पता है यार, ऑप्शनल में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, प्रवज्या संस्कार। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है, ठीक है। तो कहाँ पर बल दिया जाता है, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया साथियों, तो आदर्शवाद हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ बल दिया जाता है, उसके आदर्शवाद पर बल दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है, 2015 में पूछा भी गया है। तो क्या हो जाएगा, प्रकृतिवाद हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया था। 2015 में पूछा भी गया था, यह विचार दोस्तों दिया था किसने दिया था, रूसो ने दिया था। अगला हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा कि छात्रों को गतिविधि यह उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ने की वकालत किसने किया था। 2015 में भी पूछा गया है, तो जॉन डीवी ने। किसने दिया, जॉन डीवी ने। अगला प्रश्न हो जाएगा कि सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों के व्यक्तित्व का विकास कर उनमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा, एकता व भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती हैं। यह सोच विचार किसका है। तो यह सोच विचार सभी को पता है किसका है साथियों, महात्मा गांधी का। तो आपको इस तरह से उत्तर में महात्मा गांधी नहीं लिख देना है, पूरी आपको ये लाइनें लिखनी है, फिर किसका विचार है ये आपको लिख देना है कि हाँ उत्पन्न करती हैं यह सोच विचार महात्मा गांधी जी का है। और जो महात्मा गांधी आप लोग यहाँ पर लिखोगे किसका की जगह पर, यहाँ पर आपको ये ब्लैक से लिख देना ताकि अच्छे से हाईलाइट रहे। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि मानव की शिक्षा पुस्तक, मानव की शिक्षा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो फ्रॉबेल हैं। कौन है इसके रचयिता, कौन है, तो कौन की जगह पर आपको फ्रॉबेल लिख देना, 2015 में पूछा भी गया। अगला हो जाएगा हमारा कि किस शिक्षा शास्त्री ने अपने शिक्षण प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा है। तो गिजुभाई बघेला ने, ठीक है ना। किसने कहा है, गिजुभाई बघेला ने। अगला हमारा जो यहाँ से प्रश्न बनता है वो तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, वो ये बनता है दोस्तों कि जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया। 2015 में पूछा भी गया, तो 1969। अगला हमारा हो जाएगा कि शिक्षा का निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना कार्यक्रम का तात्पर्य है। 2015 में पूछा भी गया है। तो किसका कार्यक्रम है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा को प्रत्येक बच्चों तक पहुंचाना। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु स्तर के बालकों से घरेलू कार्य कराना कहलाता है। क्या कहलाता है, 2015 में पूछा भी गया है। तो क्या कहलाता है, बाल श्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, बाल श्रम कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि परिवार, समाज, राज्य व एवं जनसंचार माध्यम किसके प्रभावी कारक हैं। 2015 में पूछा भी गया है। तो किसके हैं, शिक्षा के हैं।
अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि विद्यालयों में सभी को एक साथ रखना, सबके साथ समान व्यवहार करना व सभी के बीच एकता बनाए रखना क्या कहलाती है? 2015 में पूछा भी गया है। तो शैक्षिक अवसरों की समानता क्या कहलाती है? शैक्षिक अवसरों की समानता कहलाती है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि विद्यालय समाज के सभी के बीच लिंग भेदभाव के कार्य व्यवहार करना कहलाता है। 2015 में पूछा भी गया, क्या कहलाता है? लैंगिक समानता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है कि वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? अब यहाँ से आपके शुरू होते हैं 2016 में पूछे गए क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, 2016 में पूछे गए क्वेश्चन आपके यहाँ से शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया? तो किन अर्थों में? विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में किया गया है। अगला हमारा हो जाएगा कि बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष था। क्या था? मोक्ष था। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? चार्ल्स पियर्स, 1839, 1914। 2016 में यह भी पूछा गया प्रश्न है। अगला हमारा यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है? 2016 में यह भी पूछा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा साथियों? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा किसने दी थी? तो किसने दी थी साथियों? उन्होंने दी थी, गिजुभाई ने दी थी। 2016 में पूछा भी गया है। अगला गिजुभाई बघेला इनका पूरा नाम है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा हमारा, कहीं कई बार आपको बघेला भी लिखा हुआ मिलेगा ऑप्शन में, तो समझ लेना कि गिजुभाई बघेला ही हैं। अगला हो जाएगा हमारा कि मॉन्टेसरी की शिक्षा विधि कितने भागों में विभाजित है? 2016 में पूछा भी गया है। कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा पर विभाजित है। इतने भागों में विभाजित है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2016 में पूछा भी गया है। कब पूछा गया साथियों? 2016 में पूछा भी गया। तो 4 अगस्त 2009 हो जाएगा हमारा राइट। ठीक है, 4 अगस्त 2009। ये इसी क्वेश्चन को ऑप्शनल में भी रख सकते हैं, वहाँ पर 4 अगस्त 2009, 5 अगस्त 2015, 12 नवंबर 2020, ऐसे 4 ऑप्शन आपके रख सकते हैं। तो अगर आपको पता है 4 अगस्त 2009 तो क्लियर हो जाएगा आपका आंसर। अगला हो जाएगा हमारा कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? 2016 में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि जनसंख्या नीति से अभिप्राय है आर्थिक सामाजिक जननांक राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका मापन करना। ठीक है ना, क्या करना? उनका मापन करना। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि जल प्रदूषण दूर करने के 2 उपाय लिखिए। 2016 में पूछा भी गया है। तो जल प्रदूषण रोकने के उपाय निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा शहर तथा गांव की नालियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नालियों में नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा हो जाएगा कि नदियों के समीप गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। तीसरा हो जाएगा नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगा देनी चाहिए। चौथा नंबर हो जाएगा नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने तथा वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद हमारा अगला हो जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 2016 में पूछा गया है। तो वर्ष 1986 में। कब लागू किया गया था? वर्ष 1986 में। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? तो 2016 में पूछा गया है। सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि से है। बालिका शिक्षा की 2 समस्याएं या 2 प्रमुख समस्याएं लिखिए। 2016 में पूछा भी गया है। शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या, कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख करना है। सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना और दया भावना। ये हो जाएंगे 4 मानवीय मूल्यों के उल्लेख। उसके बाद हमारा हो जाएगा कि फ्रॉबेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया? तो किंडरगार्टन। किसका प्रतिपादन किया गया था साथियों? तो किंडरगार्टन का प्रतिपादन किया गया था। 2016 में पूछा भी गया है।
नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि टैगोर को किस धारणा में विश्वास था। तो टैगोर को किस धारणा में विश्वास था, तो टैगोर को सत्यम शिवम सुंदरम अद्वैत की धारणा में विश्वास था। उन्होंने ईश्वर में सर्वोच्च मानव सुप्रीम मैन माना, वे अद्वैतवादी थे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर हमारा अगला जो प्रश्न हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं हम लोग। दिया गया कि फ्रॉबेल की किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखे, 2016 में पूछा भी गया है। तो एजुकेशन ऑफ मैन दूसरी प्रमुख रचना हो जाएगा मदर एंड प्ले सॉन्ग्स। ठीक है, ये 2 हो जाएंगे फ्रॉबेल की प्रमुख रचनाएं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है कि जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखे, 2016 में पूछा भी गया। तो जनसंख्या शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा क्या हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका बेसिकली लघुत्तरी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा आप लोग कि जनसंख्या शिक्षा 2 शब्दों से मिलकर बनी है। जो जनसंख्या शिक्षा है वो 2 शब्दों से मिलकर बनी है, यानी जनसंख्या और शिक्षा। अर्थात जिस शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित होता है उसे जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। जनसंख्या शिक्षा को समझाने के लिए इसकी परिभाषाओं को समझना आवश्यक है, जो निम्नलिखित हैं। ठीक है ना, क्या है, निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं। पहला हो जाएगा हमारा क्या, पहला हो जाएगा हमारा राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार, यानी यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देश प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति जानने के प्रमुख तत्वों जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकासों इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है। क्या की जा सकती है, इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है। उसके बाद हो जाएगा यूनेस्को के अनुसार क्या होता है। यूनेस्को के अनुसार यानी कि जनसंख्या शिक्षा को संख्यात्मक पहलू के रूप में या अधिक महत्वपूर्ण संस्थानों की निबंध के रूप में ही नहीं जानना चाहिए और इसे जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष तथा मानव स्रोत विकास के संबंध में जाना चाहिए। देखिए तो साथियों, इन क्वेश्चनों को आप लोग साथियों याद तो करना पड़ेगा। ठीक है ना, इन क्वेश्चनों को निश्चित रूप से आपको याद करना पड़ेगा। इन क्वेश्चनों की कोई ट्रिक तो है नहीं कि हम आपको ट्रिक बता देंगे। ठीक है ना, तो इनको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अच्छे से दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ठीक है, और रटना भी हो सकता है तो रटना भी पड़ेगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट जो होती है बिना रटे नहीं याद होती हैं। ठीक है, और अगर आप कहानी की तरह इनको सुनेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो दिमाग में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, समझ के याद करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको 2015, 2016, 2017, 2019 4 साल के प्रीवियस के अतलगोत्री क्वेश्चन है वर्तमान भारतीय समाज के। चूँकि आपको पता है 50 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से निश्चित रूप से आपको 25 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं, आधे नंबर लाने अनिवार्य ही होते हैं। क्लियर, चलिए देख लेते हैं हम लोग कि दूरस्थ शिक्षा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो दूरस्थ 2016 में पूछा भी गया है, तो कौन सी विशेषताएं, अगर आप 2, 3, 4, 5 कुछ कितनी भी विशेषताएं लिख देते हैं निश्चित रूप से आपको उतने ही नंबर प्रोवाइड कराए जाएंगे जितने नंबर का क्वेश्चन होगा। तो पहला हो जाएगा हमारा कि यदि पद्धति आमने सामने बैठकर अध्ययन करने से सर्वथा भिन्न है यह पद्धति। उसके बाद हो जाएगा इस पद्धति में स्व अध्ययन यानी सेल्फ स्टडी पर अधिक बल दिया जाता है। और दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी एवं अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए क्या होता है, इसमें रेडियो, टेलीविज़न, VCR, CD प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, किसका प्रयोग कर रहे हैं, यूट्यूब का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2016 में पूछा गया है कि अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। तो अनौपचारिक शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित वे अनुभव हैं जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था तथा साधन के स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है और यह शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती है और इसकी ना तो कोई निश्चित योजना होती है और ना ही कोई निश्चित नियमावली। ठीक है, ना तो कोई निश्चित योजना होती है, ना कोई निश्चित नियमावली होती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यह बालकों के आचरण का रूपांतरण करते हैं और परंतु रूपांतरण की प्रक्रिया अज्ञात, अप्रत्यक्ष व अनौपचारिक होती है। अगला क्वेश्चन हमारा वो भी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि मल्टीमीडिया का है, यानी आज के समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने के लिए आधुनिकतम तकनीकी के प्रयोग का सूचक है और एवं इसमें डिजिटल वीडियो, ग्राफिक्स, ऑडियो,
3D एनिमेशन, इंटरनेट कंटेंट, उसके बाद इंटरेक्टिव कार्यक्रम आदि विधाओं का उपयोग भी समाहित रहता है। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकार के माध्यमों श्रव्य, दृश्य, पाठ्य एवं चित्रिक आदि का एक उपयोगी संयोजन है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मल्टीमीडिया अत्यंत सफल सिद्ध हुआ है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, वो भी 2016 में पूछा गया, देख सकते हैं हम लोग लगातार 2016 में, ठीक है ना, लगातार 2016 में। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए। तो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? सुकरात हो जाएगा, प्लेटो हो जाएगा, डेकार्ट हो जाएगा, स्पिनोजा हो जाएगा तथा हीगल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम लिखिए। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में सन 1863 में हुआ था। इनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, नरेंद्रनाथ दत्त था। अगला हो जाएगा हमारा कि टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की? 2016 में पूछा भी गया है, तो कहाँ और कब की थी? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि टैगोर ने सन 1990 में बोलपुर में, ठीक है, टैगोर ने ये निकेतन की स्थापना कहाँ की थी? तो ये क्वेश्चन आपका ऑप्शनल में भी एक बार मॉक टेस्ट में आ चुका है, काफ़ी बार आ चुका है। तो आपका बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की थी, वहाँ पर बोलपुर भी 4th नंबर ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर द, ठीक है, मुझे याद है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हो जाएगा कि जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य बताइए, 2016 में पूछा गया। तो आर्थिक प्रगति और स्वास्थ्य शिक्षा, आवास, आहार एवं जीवन की अन्य आवश्यकताओं के उच्च स्तर को उपलब्ध सहित जीवन के वर्तमान तथा प्रभावी गुणवत्ता के लिए जनसंख्या की विशेषताओं के महत्व की अनुभूति करना। दूसरा हो जाएगा हमारा कि छोटे परिवार को, जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य को उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की अधिक संभावना रहती है, प्रशंसात्मक दृष्टि से देखना। 2016 में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। तो पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ हो जाएगा? यानी वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा तथा जल गंदा या दूषित हो जाए तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, वातावरणीय अथवा पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाती है, ठीक है ना। 2016 में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? तो बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था। अगला हो जाएगा हमारा प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या नाम था? 2016 में पूछा भी गया है, तो एकेडमी था। क्या नाम था? एकेडमी था। अगला हमारा हो जाएगा कि राज्य से क्या अभिप्राय है, ठीक है ना, राज्य से क्या अभिप्राय है? तो I.L. कैंडिल के अनुसार क्या बताएगा कि राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है, जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ से हमारे दोस्तों जो शुरू होते हैं वो 2016 में पूछे गए क्वेश्चन से शुरू होते हैं, ठीक है ना, सॉरी 2017 में पूछे गए। देख सकते हैं हम लोग लगातार 2017 में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है ना, लगातार 2017 में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा कि यानी पाठशाला में बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम लिखे, ठीक है ना, इसके विचारक का नाम लिखना। तो इसके विचारक कौन हो जाएंगे? फ्रॉबेल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है? तो प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है? तो प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है। अगला हमारा हो जाएगा कि शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो शिक्षण विधि के जनक वन लाइनर क्वेश्चन ही आपके सुकरात हो जाएंगे। 2017 में देख सकते हैं हम लगातार 2017 में, दोस्तों बताने की जरूरत ही नहीं है, लगातार 2017 में पूछे गए क्वेश्चन है। शिक्षण विधि के जनक कौन हो जाएंगे? सुकरात हो जाएंगे। उसके बाद प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया? तो 1839 में प्रारंभ किया था। उसके बाद हो जाएगा हमारा कि समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। 2017 में पूछा भी गया, तो समाज के प्रमुख कार्य कौन कौन से हो जाएंगे? यानी समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है और उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता भी करता है। 2017 में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि मूल्य का अर्थ लिखिए। मूल्य क्या होता है, ठीक है ना। तो मूल्य शब्द एक शब्दकोशीय अर्थ है व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानीय तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए। अगला हो जाएगा हमारा कि बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार का होता है? 2017 में पूछा भी गया, तो गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, उचित वातावरण का न मिलना, जागरूकता आदि हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? कलकत्ता मदरसा जो था वो किस सन में खुला था? 2017 में पूछा भी गया है, तो सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया।
2017 में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है वो भी कि बनारस संस्कृत, जी हाँ साथियों, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है ना, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो सन 1791 में जोनायाल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ। अगला हमारा प्रश्न बनता है कि मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया? 2017 में ये भी पूछा गया है। तो 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण प्रस्तुत किया। अगला हो जाएगा कि उड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? तो 2017 में भी पूछा गया है। तो उड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषणा की, ठीक है ना। तो ये पीडीएफ आपको साथी टेलीग्राम पर प्रोवाइड हो जाएगी। जो भी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो फटाक से सभी साथी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। और हाँ साथियों, इसमें आपको पता है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड है इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया कि निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया? 11 वर्ष से 14 वर्ष तक 2017 में पूछा भी गया है, ठीक है ना। कितने वर्ष? 11 वर्ष से 14 वर्ष तक। अगला हो जाएगा हमारा कि शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका था साथियों? प्लेटो का था, जो कि 2017 में पूछा भी गया है, ठीक है ना। अगला हमारा हो जाएगा कि प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ हुई? 2017 में पूछा भी गया, 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा लिखे 2019 में पूछा भी गया है। तो शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था साथियों? महात्मा गांधी का है ये। उसके बाद हमारा हो जाएगा कि शिक्षा त्रयमुखी प्रक्रिया है, यह कथन की व्याख्या कीजिए। 2019 में पूछा गया। यहाँ से आपके शुरू होते हैं दोस्तों 2019 में पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। 2019 में पूछेगा क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जॉन डीवी का मानना है कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने शिक्षार्थी को निश्चित रूप समय में निश्चित विधि से निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करना, इसलिए शिक्षक शिक्षार्थी के साथ ही निश्चित पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है। अगला हमारा हो जाए कि औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? 2019 में पूछा भी गया है। यानी इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है? 2019 में पूछा भी गया है। तो किस विधि द्वारा दी जाती है? अनौपचारिक विधि द्वारा, ठीक है ना। किस विधि के द्वारा? अनौपचारिक विधि के द्वारा। अगला हमारा हो जाएगा कि प्रयोजनवादी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखे 2019 पूछा भी गया है। तो पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध, नवीन मूल्यों का निर्धारण, मूल्य दर्शन, प्रयोजनवाद, ठीक है। अगला हमारा हो जाएगा कि बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है? तो बुनियादी शिक्षा के जो साथियों जन्मदाता हैं वो हैं महात्मा गांधी। 2019 में पूछा भी गया है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का जन्म हुआ था, 2019 पूछा भी गया। तो कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था, ठीक है ना। कहाँ की है? इटली की है। अगला हो जाएगा हमारा कि समाज की एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए, 2019 पूछा गया है। तो माइकाइवर एवं पेज के अनुसार, माइकाइवर और पेज के अनुसार यानी समाज लोकाचार एवं कार्य विधियों, प्रभुत्व, पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों एवं वर्गों तथा मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वच्छंदता की एक व्यवस्था है, और इस सतत परिवर्तन से जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह समाज संबंधों का एक जाल है और यह सदैव बदलता रहता है, ठीक है ना। यह सदैव क्या करता रहता है? बदलता रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2019 में यह भी पूछा गया है कि शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को लिखिए। तो परिवार हो जाएगा, समाज हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा, राज्य हो जाएगा एवं जनसंचार आदि हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? यानी लोकतंत्र। ये क्वेश्चन 2 हैं जो आपकी लघुत्तरी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन है जो लघुत्तरी क्वेश्चन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके लघुत्तरी भी इंक्लूड हैं। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारे कि लोकतंत्र में जाति धर्म का, रंग भेद या स्तर आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, ठीक है ना। यानी व्यक्ति को पूर्ण विकास करने के लिए उसको क्या करना चाहिए? उसको समान अवसर देना चाहिए, ठीक है। और बात करते हैं हम लोग यानी कि समान अवसर कैसे देना चाहिए कि जैसे कि कोई होता है कि
किस धर्म का है ये हमें नहीं देखना है, सभी को समान अवसर देना चाहिए, चाहे वो जिस धर्म का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। उसके बाद रंग भेदभाव का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि हाँ आप गोरे हो आपको ज़्यादा दिया जाएगा, अवसर प्रदान किए जाएंगे, आप काले हो, आप सांवले हो, आप दिखने में नहीं अच्छे हो तो आपको कम दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल भी अवसर, यानी कि संपूर्ण व्यक्ति को पूर्ण विकास करने के लिए समान अवसर देना चाहिए सभी व्यक्ति को, ठीक है, चाहे वो जैसा हो। यानी इस बात को ध्यान में रखकर संविधान की धारा 29 का सेकंड में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। धारा 29 का सेकंड में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित व सहायता प्राप्त किसी भी संस्था में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग या भाषा के आधार पर प्रवेश देने के लिए मना नहीं किया जाएगा, ठीक है। वही बात आई ना कि मतलब किसी भी व्यक्ति को, अगर वो सरकार की संस्था है, यानी सरकार सबके लिए बराबर है, तो सरकार किसी भी संस्था है तो उसमें क्या करना है कि आपको कोई भी रंग भेदभाव, ठीक है ना, रंग भेदभाव, जाति, ये सब नहीं चलेगा कि हाँ आप आप किसी और जाति के हो तो आप इसमें नहीं पढ़ सकते हो, सरकार द्वारा अगर मान्यता प्राप्त है तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ये भी 2019 में पूछा गया कि बाल श्रम से क्या अभिप्राय है। यानी बाल श्रम का स्वरूप हमें प्रत्येक शहर तथा प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है, जैसे कि साइकिल, स्कूटर रिपेयर की दुकानों पर अधिकतर बालक कार्य करते हैं, चाय एवं रेस्टोरेंट में बालक चाय देते हैं, कारखानों में बालक कार्य करते हैं तथा अन्य दुकानों तथा घरों में बालक कार्य करते हैं, जबकि उनकी विद्यालय जाने की उम्र होती है, घरों में बालिकाएं सफाई, बर्तन इत्यादि का कार्य करते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा बाल श्रम के अंतर्गत आता है, ठीक है। और अगला हमारा जो प्रश्न हो जाएगा वो हो जाएगा कि जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित कीजिए। यानी राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों, विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व में परिप्रेक्ष्य में देश, प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति जानने के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकासों इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है। अगला हमारा हो जाएगा 2019 पूछा भी गया है कि वायु प्रदूषण के मूल रूप से कितने स्रोत माने जाते हैं। कितने स्रोत माने जाते हैं तो जब साथियों माने जाते हैं धूल, आंधी, तूफान, ये इतने स्रोत माने जाते हैं। अगला हमारा हो जाएगा कि जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है, 2019 में पूछा भी गया है। तो भारत में जल का प्रमुख प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई द्वारा देश में न केवल कृषि में ही वृद्धि हुई बल्कि भूमि की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार खाद्यान्न के उत्पादन में भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों के लिए भी विशाल मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जल को बचाना यानी कि व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। यही जल संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? यही जल संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट हमारा 2019 में यह भी पूछा गया है कि जनसंचार के यंत्रोत्तर साधनों के नामोल्लेख कीजिए। समाचार पत्र और पत्रिकाएं हो जाएगा। बुनियादी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी को माना जाता है। NCTE से संबंधित उत्तर प्रदेश के कार्य कहाँ से होता है? तो पूर्व में जयपुर में संचालित होता है किंतु वर्तमान में दिल्ली से होता है। ठीक है ना, पूर्व में कहाँ होता था? जयपुर में होता था, लेकिन वर्तमान में क्या है? दिल्ली से होता है। अगला हो जाएगा हमारा कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है तो कौन होता है साथियों? ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष जो होता है वो ग्राम प्रधान होता है। तो जरूर पूछा भी गया है। अगला हो जाएगा हमारा कि बुनियादी शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए, अर्थ बताइए। तो बुनियादी शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने कहा है कि हमारी बुनियादी शिक्षा पद्धति मस्तिष्क, शरीर, आत्मा तीनों का विकास करती है, जबकि जब तक शिक्षा द्वारा इन तीनों शक्तियों का सामंजस्य युक्त विकास नहीं होता है और तब तक इसका कोई मूल्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाएगा वो हो जाएगा कि छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जनसंचार साधन है? 2019 में पूछा भी गया है। ठीक है ना, 2019 पूछा भी गया है। तो आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, चलचित्र आदि। यानी भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? 2019 में पूछा भी गया है। तो सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि से है। पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि से है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। 2019 में पूछा भी गया है। तो सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना, दयावान आदि हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया? 2019 में पूछा भी गया है। तो वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में किया गया है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि बालिका शिक्षा का आशय बताइए।
तो बालिका शिक्षा से आशय है कि सभी बालिकाओं के शैक्षिक अवसरों की समानता प्राप्त हो तथा बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण रखे जाएं। ठीक है ना। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य बताइए। 2019 में पूछा भी गया। तो अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य जीवन से संबंधित उन अनुभवों से है जिन्हें बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था तथा साधन की व्यवहारिक स्थिति में प्राप्त किया जाए। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य बताए। 2019 में पूछा भी गया है। तो दूरस्थ शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा देने से है जिनके आसपास कोई संस्था नहीं है और समय का अभाव है और वे अपने जीवन को उन्नतिशील बनाना चाहते हैं। ठीक है ना। तो ये था आप सभी का दोस्तों 9 पेज का बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए क्वेश्चंस जो आपके बेसिकली एग्जाम में, और लगातार आप देख सकते हो साथियों। ठीक है, किसी भी छुपाने वाली बात नहीं है, आप देख सकते हो लगातार 2019, 2017, 2016, 2015 लगातार पूछे गए क्वेश्चन है साथियों। ठीक है ना, लगातार पूछे गए क्वेश्चन। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मिलेंगे, बाकी कुछ नहीं मिलेगा इसमें।